कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै। जे रावी विच पानी कोई नहीं, ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलिया कोई ना, ते किसे नु सुनानी कोई नहीं। अखां च दरिया कोल के मैं जख्मा दी थां ते रोड़ ला, केसरिया बालम आवो नी पधारो भार देश, देश रे पधारो भार देश, केसरिया नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और जहां हमारी एक सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप में हर बार मेरा ये प्रयास होता है मैं किसी नए शख्सियत को आपसे मिलवाऊं। और अब बात करते हैं हमारे आज के मेहमान। आज के हमारे मेहमान हैं गौरव बांगड़े, जो कि एक सिंगर है। और आइए उनसे जानते हैं उनके बारे में और उनका स्वागत करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। नमस्कार गौरव जी, आपका नमस्कार बहुत ब्रजेश स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। गौरव जी, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप सिंगर हैं और आपसे बातचीत भी हुई है अभी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि संगीत का शौक आपको कब से हुआ और कैसे कैसे हुआ? संगीत तो मुझे लगता है भगवान, ये एनी फॉर्म ऑफ आर्ट जो होता है वो भगवान ऊपर से दे के भेजता है और शायद बचपन में ही सबको समझ में आ जाता है। तो जितना घर में गुनगुनाता था मैं, तो उससे मुझे भी रियलाइज होने लगा, मेरे पेरेंट्स को भी रियलाइज होने लगा कि ये लड़का पढ़ाई नहीं करेगा, ये गाना ही गाएगा। तो गाने का बहुत छोटी उम्र से पता लग गया था। और बस वो जैसे ही शौक डेवलप हुआ तो फिर घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, सिखाना भी शुरू किया, तो धीरे धीरे जर्नी शुरू हो गई। क्लासिकल सीखा है या मतलब क्लासिकल, जी, मैंने क्लासिकल सीखा। मैं दिल्ली से ही हूँ और मैंने दिल्ली में गंधर्व महाविद्यालय में पहले क्लासिकल सीखना शुरू किया। तो गंधर्व महाविद्यालय में सीखना शुरू किया। फिर यहाँ पर मैं एक गुरुजी से सीखता था, पंडित इंद्र नारायण शर्मा जी से, उनके पास भी दिल्ली में मैं सीखा। तो ये आपका दिल्ली का म्यूजिक का सफर यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये फिर आगे कैसे बढ़ा? आगे बस ये है कि मुझे लगता है एक बार जब आपको पता लग जाता है कि ये मेरी डेस्टिनेशन है, कि मुझे म्यूजिक ही करना है, उस दौरान दिल्ली में बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम्स हुआ करते थे। तो वो उन स्टेज प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने पहले। तो वहां से फिर जैसे जैसे लोग मिलते गए, उन्होंने फिर गाइड करना शुरू किया कि भाई आप अच्छा गाते हैं, आप बॉम्बे जाइए। तो स्कूल कॉलेज मैंने दिल्ली में कंप्लीट किया और उसके बाद फिर बॉम्बे की तरफ रुख कर लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं जरूर ये चाहूंगा कि आपने जो सारेगामापा के आप विनर हैं, तो उस वहां तक कैसे पहुंचे और वो सफर क्या था? सारेगामापा मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया था कॉलेज खत्म करने के बाद। तो फिर वहां पर सारेगामा के ऑडिशंस हुए। फिर वो सारेगामा तब बदल के उसका नाम हो गया था सारेगामापा। ये 2002 की बात है। पहले सोनू जी क्या करते थे, उसको होस्ट किया करते थे। फिर 2002 से शान जी ने होस्ट करना शुरू किया। तो तब मैंने पार्टिसिपेट किया और तब भगवान की ब्लेसिंग्स, बड़ों की ब्लेसिंग से आई वन 10 एपिसोड्स इन अ रो। तो 2002 में अपने आप में ही एक रिकॉर्ड था। 10 एपिसोड्स मतलब उसमें कंपटीशन का फॉर्मेट ऐसा था कि आप एक एपिसोड में जीतते हैं तो इमीडिएटली आप नेक्स्ट एपिसोड में दूसरे कंटेस्टेंट के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें 10 तो मैराथन जैसा था वो, एक आप जीतते जाइए, आप आगे बढ़ते। हाँ, कौन कितनी देर तक सरवाइव कर सकता है। तो आपने 10 एपिसोड। तो वहां से जैसे 10 एपिसोड आपने जीते। जनरली हमने देखा है कि जैसे जब भी हम कोई ऐसा म्यूजिक शो होता है या मतलब कोई भी ऐसे जो टीवी पर प्रोग्राम आ रहे होते हैं, उसमें कोई विनर होता है तो उसके बाद उसकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए और वो क्या अच्छे थे या क्या बुरे थे? मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। चेंजेस बहुत आते गए उसमें। डेफिनेटली इतना तो होता है कि रिकॉग्निशन एक मिल जाता है।
जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिलता है तो वर्ल्ड वाइड लोग आपको जानना शुरू करते हैं। हालांकि सिर्फ उस वक्त ये था कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स उतने बड़े नहीं थे, उतनी पब्लिसिटी नहीं हुआ करती थी जितना अब हो गया है। पर फिर भी उसके बाद काफी मुझे काम मिलना शुरू हुआ, शोज कुछ मिलने शुरू हो गए वहां पर, कुछ कुछ म्यूजिक डायरेक्टर से मिलना जुलना शुरू हुआ, तो वहां पर लाइफ डेफिनेटली बेटर हो गई। मतलब यहाँ मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा या ये जानना जरूर चाहूंगा कि मतलब जैसे हमको जैसे आपको रिकग्निशन मिल गई, लोग आपको जानने लग गए, तो मतलब एक अंदर से उम्मीद हो जाती है कि अब मैं जो मेरा एम है, मतलब जो भी सिंगर है उसका गाने का है तो उसका एम होता है प्लेबैक करना। बराबर तो है। वो आपका फिर ये कैसे पूरा हुआ, मतलब कहाँ तक आप पहुंचे इस चीज में? प्लेबैक देखिए ऐसी बात है कि वहां बॉम्बे में, इंडिया में एक तो टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत टैलेंट है। और बॉम्बे ऐसी जगह है जहां पर पूरे इंडिया से जितने भी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है सब बॉम्बे में आते हैं। तो आई वॉज फॉर्चुनेट, मुझे 2-3 हिंदी फिल्म्स में गाने का मौका मिला, कुछ मैंने साउथ की मूवीज में भी गाया, तमिल में, तेलुगु, कन्नड़ा, कुछ गुजराती, पंजाबी मूवीज में भी, अलग अलग लैंग्वेजेस में गाने का मौका भी मिला। और उसके बाद मैं जरा कॉर्पोरेट लाइन में भी घुसा तो वहाँ जिंगल्स भी बहुत गाए मैंने, बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे नोकिया, वीआईपी बैग्स, गोदरेज के लिए मैंने जिंगल्स भी गाए। तो जिंगल्स भी गाए तो उससे, जिंगल्स गाने से एक फायदा ये होता है कि आपके वेस्टर्न की ट्रेनिंग, हार्मनीज की ट्रेनिंग और हो जाती है। तो वो सब मिला। और उसके अलावा मैं शोज भी करता रहा, काफी मैंने शोज किए वहां पर, कुछ पुराने गानों के शोज भी मैंने किए तो वहां पर। बॉम्बे में? हाँ, बॉम्बे में। उससे ये हुआ कि मुझे पुराने पुराने जो हमारे इंडस्ट्री के सिंगर्स रहे हैं, जिनके नाम आज थोड़े लुप्त होते जा रहे हैं, जैसे केएल सहगल साहब हैं, तलत महमूद जी हो गए, पंकज मलिक जी हैं, श्याम सुंदर जी, इन सब के गाने गाने का मौका मिला, उनके म्यूजिक स्टाइलिंग की जानकारी भी मिली, तो ये सब भी किया। तो ये काफी सालों में बहुत कुछ एक्सपीरियंस गेन किया है मैंने। तो यहाँ हम गाने की बात कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, तो क्यों ना एक गीत अगर हमारे दर्शकों के लिए अगर आप हाँ हाँ, बिल्कुल सुनाते हैं आपको। तो गाना, अब एक पुराने गानों की बात आई है तो एक पुराना गाना सुनाता हूँ। तलत महमूद साहब एक बहुत बड़ा नाम हुआ है हमारे इंडस्ट्री के, तो आजकल यंगस्टर्स बहुत सारे नहीं जानते, पर इनका एक गाना है एस डी बर्मन साहब का कंपोज किया हुआ, फिल्म सुजाता से। तो ये गाना मैं आपको सुनाता हूँ। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। यहाँ मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए जब हम ये सब काम कर रहे होते हैं, जैसे आप म्यूजिक में हो, और जो हमारे मिडिल क्लास के लोग होते हैं, मिडिल क्लास की जो एक सोसाइटी है, हाँ उसमें ये जरूर होता है कि जो हॉबीज होती है वो उसको हमेशा हम स्कूल कॉलेज तक ही रखते हैं। जी जी उसके जी, बाद फैमिली और अड़ोसी पड़ोसी, मतलब ये होता है, सोसाइटी बिल्कुल का ठीक बात प्रेशर है। होता है कि आप वो कहते हैं ना कि अच्छा आप ये तो आप गाना तो गा रहे हो पर काम क्या काम करते क्या हो? करते हो, बिल्कुल तो ठीक बात आपको भी ये फेस करना पड़ा होगा, तो इससे कैसे आप है। नहीं, फॉर्चुनेटली जो, हाँ फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और हालांकि हमारा कोई म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं है, हमारे परिवार में ऐसे कोई गाता नहीं है, पर मेरे पेरेंट्स को समहाउ उन्होंने कभी भी इसको ऑब्जेक्ट नहीं किया। उनको सिर्फ ये था कि तुम अपना पैशन फॉलो करो, ठीक है। और हाँ, हालांकि मम्मी को जरूर कभी कभी ये होता था कि अच्छा सर्वाइव भी तो करना है, तो पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लो। तो आई डिड माई ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैंने इसको मौका दिया कि मैं अपने म्यूजिक को परस्यू करूं, और भगवान ने फिर साथ भी दिया। तो आई गेस वो कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है, बस वो हुआ। ये मैं समझता हूँ आपकी बात कि बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्योंकि सर्वाइवल एक बहुत बड़ा इशू है। जब आप इस फील्ड में आते हैं तो ये रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है, क्योंकि बहुत दिन ऐसे होते हैं हर कलाकार की लाइफ में जब कुछ काम नहीं होता, और ऐसे में डिप्रेशन में जाना, चाहे वो बड़े से बड़ा कलाकार हो,
कभी कभी बहुत वक्त तक काम नहीं होता तो आर्टिस्ट को समझ नहीं आता कि आगे लाइफ कहाँ जाएगी। फिर बट उसको ये भी होता है ना कि पॉपुलैरिटी उसकी इतनी हो जाती है और मतलब उसको ये होता है कि मैं तो इस लेवल पे हूँ, फिर मैं यहाँ से नीचे नीचे कैसे भी नहीं जाऊँ? आ सकते। हाँ, बट कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट हो उसमें अपने आप में इतना एक मैग्नेटिक फोर्स होता है कि आप उसे छोड़ के कुछ और कर भी नहीं सकते। कर भी नहीं सकते। समझे आप म्यूजिशियन हैं और आप किसी जॉब में लग गए तो आप जॉब के साथ भी जस्टिस नहीं कर पाएंगे जस्टिस क्योंकि आपका मन नहीं लगेगा वहां मन नहीं पर। लगेगा। मेन तो वही है कि मतलब बस आपका मन जो है मन के उससे मन बिल्कुल के जीते हार है, मन के हारे सही हार। है। अच्छा, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा जैसे कि आप इतने सारे लोगों के साथ आपने गाना गाया होगा, इतने स्टेज पे गाया होगा, तो मतलब जैसे एक स्टूडियो में गाना है का एक अलग बिल्कुल एक्सपीरियंस बिल्कुल होता है जी। और आप स्टूडियो में तो आप रीटेक कर सकते हो, बट जब आप स्टेज पे होते हो, लाइव होते हो, तो उसमें रीटेक का कोई चांस नहीं बिल्कुल नहीं होता। होता। तो मतलब उस चीज़ को कैसे आप मैनेज करते हो या मतलब उसमें कैसे मतलब क्या एक्सपीरियंस है उस चीज़ का? ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। क्या होता है कि स्टेज पे आपका एक्सपीरियंस काम आता है, जो आपने घर पे रियाज किया हुआ है हुँ, और जो गुरुओं से सीखा हुआ है, तो वो आपका एक्सपीरियंस आपको, आप पुरानी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, जब जितने पुराने कलाकार होते थे वो तो स्टूडियो में भी एक टेक में गाया करते थे ना। हाँ, हाँ, हाँ। तब तो हम रीटेक कर नहीं सकते थे, रीटेक ये करते हैं, हाँ। फैसिलिटी नहीं होती थी। तो उनकी ट्रेनिंग वैसी थी कि उनको पता था एक ही बार में सुर में गाना है। हम स्टेज पे गाते हैं तो हमें पता है कि एक ही बार में सुर में गाना है, कोई रीटेक है नहीं। रीटेक है। तो वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आता जाता है ना। आप स्टूडियो में हाल जब से हमें ये फैसिलिटीज मिलनी शुरू हो गई हैं, थोड़े सब सिंगर्स लेजी हो गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक लाइन है दोबारा कर चलो लेंगे यार, नहीं आया तो। हाँ, पर मुझे लगता है ये जो निर्भरता है टेक्नोलॉजी पे वो थोड़ी कम रहनी चाहिए अपने और ऊपर उसमें आप, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ, जितना रियाज करें, जितना गुरुओं के पास सीखेंगे उसी से आप ये सब पा सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक ये बात मैं ज़रूर पूछूँगा क्योंकि आप रियलिटी शो जीते हो हाँ। और रियलिटी शो में आपने इतना गाया, तो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? मतलब एडवांटेज तो आपने बताया, पर डिसएडवांटेज क्या होता है? जो डिसएडवांटेज, आपने फेस अगर करा आपके हो? पर्सनल लेवल पर आप ग्राउंडेड हैं हुँ, तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है। हुँ, अभी क्या होता है कि मार्केटिंग इतनी ज्यादा है तो शायद आप उस एक्सपेक्टेशन के दबाव में रहते हैं हुँ, क्योंकि आपको इमीडिएटली एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया। वहां से पब्लिक भी एक्सपेक्ट करती है कि सीधा इनको माइक पे खड़ा कर दें और ये सीधा एक फिल्म का गाना गा लें और सीधा अब ये नीचे ना आए। हाँ, पर आप इतने साल से देखेंगे रियलिटी शोज में जितने कंटेस्टेंट्स होते हैं उसके बाद वो धीरे धीरे गुम हो जाते हैं। वो मेरा इसलिए होते सवाल हैं, यही था। हाँ, तो वो गुम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपकी ट्रेनिंग स्टूडियो की नहीं है। आप अभी रियलिटी शो में 4-10 लोगों के साथ कंपटीशन में हैं, पर जब आप माइक पर खड़े होके गा रहे हैं तो क्या आप उतनी परफेक्शन से डिलीवर कर पाएंगे, है हुँ, ना। और एक इसमें मॉनेटरी फैक्टर भी होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन अब इंडियन आइडल या सारेगामा जीतने के बाद ये है कि मेरे को भी बड़े लेवल की पेमेंट्स मिलनी चाहिए। जब तक आपकी फेस वैल्यू है तब तक तो मिलेगी। नेक्स्ट ईयर नया सीरीज आ गया, नया वो आ गया सीजन इंडियन आइडल या सारेगामा का, तो नए फेसेस पॉपुलर हो जाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। ना। और जितना ज्यादा आप कंटेस्टेंट्स आजकल शोज के जरिए कमाने में लग जाते हैं ना, हुँ, तो उससे क्या होता है कि फिर धीरे धीरे ध्यान पैसे की तरफ पैसे ज्यादा की चला वजह से जाता है। फिर आर्ट फिर कम आप होता अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान कम देने है। लगते हैं। ये मैं इसीलिए पूछा था क्योंकि बिकॉज़ हमने देखा है इतने सालों में ये चीज़ें आती हैं, मतलब अच्छे से अच्छा कलाकार आता है और मुझे लगता है कि अरे यार ये तो क्या होगा उस नेक्स्ट टाइम बिग पर, यही हाँ, बनना ये चाहिए, बनेगा, नेक्स्ट पर बिग उसके धीरे-धीरे वो फिर गायब हो जाता गायब हो है। जाते हैं। पब्लिक की दिमाग से भी निकल जाता है वो। बिल्कुल ठीक तो बात है। बहुत टाइम के बाद जैसे विनीत का एग्ज़ाम्पल ले लो, विनीत जब विनीत अभी एक, दोबारा आए थे ना। हाँ, तो वो कितना उस टाइम पे पॉपुलर हुए थे, सारेगामा में ही थे वो भी। बिल्कुल ठीक और बात उसके है। बाद जब वो आए तो हर कोई सरप्राइज़ था, ये बंदा तो बहुत ही वो था, फिर अब ये इसका कैसे हो गया? मतलब वो चीज़ें। ये चीज़ मतलब इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज देखिए भी जो है। अच्छा आर्टिस्ट है वो कैसे ना कैसे करके सरवाइव कर जाएगा कर जाएगा। और ये सिर्फ वक्त बताता है कि आप कितना लंबा चलेंगे, क्योंकि इमीडिएट फेम तो मिल जाता है मिल जाता और वो साल भर के लिए रहता भी है, है। पर फिर धीरे धीरे वहां से जो है ग्राफ नीचे जाता है। अगर आर्टिस्ट अच्छा है, अपने रियाज में लगा हुआ है, तो धीरे धीरे फिर सीख रहा है, तो फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो वापस उठ के आएगा ही बिल्कुल, आएगा। बिल्कुल। ये चीज़ अरिजीत इसका बहुत बड़ा बहुत बड़ा इसमें एग्जाम्पल है, उन्होंने एग्ज़ाम्पल है। मेहनत की है इसीलिए वो वहां है जहां वो है। तो आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा और समय की भी कुछ सीमा है और आपके भी नहीं, मजा आया ब्रिजेश जी आपसे भी बात करके। और कैरी ऑन दिस वंडरफुल सीरीज जो आप कर रहे हैं। एक और वार्तालाप। थैंक यू सो मच। और और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि हमारे इस म्यूज़िकल जो बातचीत हुई है, इसका अंत भी एक गाने से हो जाए तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। जरूर जरूर एक रफी साहब का गाना सुनाता हूँ, पुराना, ये भी शुरू कर रहे हैं चले गए
हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए सागर में जिंदगी को उतारे चले गए हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए हम। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ब्रजेश जी, मुझे भी अच्छा लगा। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी यही कहूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम ऐसे गुणी कलाकारों को आप तक ला सकें और उनके जीवन के अनुभव आपके साथ साझा कर सकें। इनके चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जरूर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू।